नमस्ते बच्चों, आज हम नियमित या सीमित श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि नाभिकीय जो ऊर्जा है, परमाणु के केंद्र में नाभिक में असीमित ऊर्जा का भंडार, परमाणु के केंद्र में जो नाभिक है उसमें असीमित ऊर्जा का भंडार है, जिसे हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला नाभिकीय विखंडन और दूसरा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन में एक जो भारी नाभिक है उस पर मंद गति से न्यूट्रॉनों की यदि बमबारी कराई जाती है तो वह दो हल्के नाभिक में विखंडित हो जाता है और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसके बारे में आपने पूर्व की कक्षा में पढ़ा है। नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं? नाभिकीय जो विखंडन है उसमें हमने देखा कि न्यूट्रॉनों की बमबारी कराने पर तीन न्यूट्रॉन जो हैं वो क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। और ये जो न्यूट्रॉन हैं अगले यूरेनियम से टकराते हैं, जिनसे नाभिकीय विखंडन होता है, और यह क्रिया लगातार चलती रहती है, असीमित ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। और यह जो क्रिया है वो एक श्रृंखला के रूप में चलती है, जिसे हम कहते हैं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। श्रृंखला अभिक्रिया के दो भागों में इन्हें बांटा गया है। श्रृंखला अभिक्रिया जो है वो दो प्रकार की होती है। पहला आपका अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और दूसरा जिसे हम कहते हैं नियमित या सीमित श्रृंखला अभिक्रिया। तो इसके बारे में हम आज अध्ययन करते हैं, नियमित या सीमित श्रृंखला अभिक्रिया। आपने देखा कि श्रृंखला जो अभिक्रिया होती है उसमें यूरेनियम पर यदि हम एक न्यूट्रॉन की बमबारी कराएं तो उससे ऊर्जा मुक्त होती है, साथ में 3 न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं। अब इन 3 न्यूट्रॉनों में से हम 2 न्यूट्रॉनों को अवशोषक क्षणों के माध्यम से अवशोषण करा दिया जाए। 3 जो न्यूट्रॉन हैं उनमें से यदि हम 2 न्यूट्रॉनों को अवशोषक क्षणों के द्वारा अवशोषण करा दिया जाता है तो एक न्यूट्रॉन जो शेष बचा वो आगे की ऊर्जा के लिए क्या होगा? उत्तरदायी होगा। तो सीमित या नियमित, इसमें हम क्या करते हैं, जो 3 जो न्यूट्रॉन हैं उनमें से 2 न्यूट्रॉनों का अवशोषक क्षणों के द्वारा अवशोषण किया जाता है। तो नियमित या सीमित श्रृंखला अभिक्रिया में जो अभिक्रिया है वो सीमित हो गई, उसको हमने कैसे नियंत्रित कर लिया। तो 3 जो न्यूट्रॉन थे, 3 जो न्यूट्रॉन है आगे के लिए अबाध गति से अत्यधिक ऊर्जा जो उत्पन्न करने वाले थे उनको हमने क्या कर लिया? 2 न्यूट्रॉनों का अवशोषण करके नियंत्रित कर लिया। तो नियमित या सीमित श्रृंखला अभिक्रिया क्या है यदि हम बोलें या उसके परिभाषा लिखें तो 2 न्यूट्रॉनों को अवशोषक क्षणों 2 न्यूट्रॉनों को अवशोषक क्षणों द्वारा अवशोषण कर नियंत्रित करना। तो 2 न्यूट्रॉनों को अवशोषक क्षणों द्वारा अवशोषण कर नियंत्रित करना ही क्या है? नियमित या सीमित श्रृंखला अभिक्रिया है। और यह जो अभिक्रिया है, नियमित जो अभिक्रिया है, यह नाभिकीय रिएक्टर में संपन्न कराया जाता है। ये जो नियमित या सीमित श्रृंखला अभिक्रिया है ये कहाँ हम संपन्न कराते हैं? नाभिकीय रिएक्टर में।
नाभिकीय रिएक्टर। इस नाभिकीय रिएक्टर में के माध्यम से, नाभिकीय रिएक्टर के माध्यम से हम नियमित या सीमित श्रृंखला अभिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम नाभिकीय रिएक्टर में इसके भागों को देखते हैं। इसमें मुख्य कितने भाग होते हैं और यह किस प्रकार से कार्य करता है। नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर में जैसा कि आपने देखा कि नाभिकीय विखंडन जब होता है तो उसमें ऊर्जा मुक्त होती है। तो नाभिकीय विखंडन के द्वारा मुक्त ऊर्जा पानी को वाष्पित करके भाप में परिवर्तित कर लिया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर एक अभी उपकरण है जिसमें हम जो नाभिकीय विखंडन के द्वारा जो ऊर्जा है उसे वाष्प में परिवर्तित करके, भाप में परिवर्तित करके हम टरबाइन है उसको घुमाकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं और इस विद्युत ऊर्जा का हम उपयोग कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में कितने भाग होते हैं, मुख्य कितने भाग हैं और इनकी जो संरचना है वो किस प्रकार से होती है।
तो यहाँ पे हम नाभिकीय रिएक्टर की संरचना बना रहे हैं। ये है आपका टरबाइन। इसके अंदर जल जो कि भारी जल होता है, ये जो होती है कंक्रीट की दीवार होती है, ये चारों ओर कंक्रीट की दीवार बना दी जाती है जिसको हम परिरक्षक कहते हैं। परिरक्षक। इसमें दो अवशोषक छड़ें होती हैं। ये जो ऊपर की जो छड़ें हैं ये अवशोषक छड़ें, जिनके द्वारा न्यूट्रॉनों का अवशोषण कराया जाता है। अवशोषक छड़ें। ये है ईंधन छड़ें। जो कि ईंधन के लिए उपयोग में आता है, और इनके अंदर मंदक, आगे देखेंगे कि मंदक होता क्या है। यहां से वाष्प जो है, भाप, जो हम इसको क्या बोलेंगे, वाष्प, और ये होते हुए आगे जनरेटर, जहां से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जनरेटर। पंप, जल। वाष्प बनकर ऊपर उठता था। तो यहां पर आप देख रहे हैं नाभिकीय रिएक्टर की संरचना है। ये जो है कंक्रीट की दीवार होती है। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे नाभिकीय रिएक्टर की संरचना है, जिसमें प्रमुख भाग, पहला जो भाग होता है वो होता है ईंधन छड़ें। पहला जो भाग है वो आपका ईंधन छड़ें होती हैं। दूसरा मंदक, दूसरा जो भाग, मुख्य भाग है नाभिकीय रिएक्टर में, मंदक है। तीसरा नियंत्रक, या जिसको हम अवशोषक छड़ों के माध्यम से नियंत्रित करते हैं, तो तीसरा जो मुख्य भाग है वो नियंत्रक है। चौथा, शीतलन के लिए शीतलक का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो भारी जल है, भारी जल, ये भारी जल वाला जो भाग है यही कहलाता है शीतलक। तो शीतलक जो हो गया वो चौथा मुख्य भाग शीतलक है। और परिरक्षक, जो इस ईंधन अवशोषक छड़ों की में अंदर जो विकिरण है उसको बाहर आने से रोकता है, ये है आपका परिरक्षक। तो नाभिकीय जो रिएक्टर है उसकी संरचना यहाँ पे प्रदर्शित है। इसमें नाभिकीय विखंडन से जो ऊर्जा मुक्त होती है,
नाभिकीय विखंडन से जो ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे हम कहते हैं मुक्त ऊर्जा, उसको पानी के माध्यम से, जब वो पानी के संपर्क में आएगा तो यहां से देख रहे हैं अवशोषक क्षणें हैं, ये ईंधन क्षणें हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ईंधन क्षणों के रूप में किन्हें प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पे जो पहला जो भाग है ईंधन क्षणें, पहला जो मुख्य भाग है ईंधन क्षणें, ईंधन क्षणों में होता है यूरेनियम। यूरेनियम इस नाभिकीय रिएक्टर के लिए ईंधन का कार्य करता है। तो जो ईंधन जो छड़ें होती है, यहाँ पे जो छड़ें होती हैं ईंधन की, वो यूरेनियम या प्लूटेनियम इनसे बना होता है। प्लूटोनियम से बना होता है। दोनों हम उपयोग में ला सकते हैं, यूरेनियम या प्लूटोनियम, दो इसमें हम प्रयोग में लाते हैं ईंधन छड़ों के रूप में, और जिनका विखंडन किया जाता है और इनसे ऊर्जा निकलती है। तो ईंधन छड़ें क्या होती हैं? यूरेनियम या प्लूटोनियम। यूरेनियम, प्लूटोनियम। प्लूटोनियम को हम Pu 239 से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे ईंधन जो छड़ें हैं, ये हमारी ईंधन छड़ें हैं। ये छड़ें जो होती हैं यूरेनियम या प्लूटोनियम से बनी हुई होती हैं, जिनका हम विखंडन करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो पहला इसका मुख्य भाग है ईंधन छड़ें, जो कि नाभिकीय विखंडन के लिए ईंधन का कार्य करती हैं, और ये यूरेनियम तथा प्लूटोनियम इनसे बनी हुई होती हैं, और इनसे हम क्या करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। दूसरा इसका जो मुख्य भाग है वह है कौन सा? मंदक। मंदक जो होता है, मंदक में हम भारी जल, मंदक के रूप में भारी जल, जिसे हम कहते हैं बेरिलियम ऑक्साइड तथा ग्रेफाइट, भारी जल जो होता है वो मंदक के रूप में हम प्रयोग में लाते हैं। दूसरा इसका जो भाग है मंदक जो होता है वो पहला ईंधन छड़ें लिख लिए। इसके बाद आप दूसरा, आपका मुख्य भाग क्या है? मंदक के रूप में हम लेते हैं भारी जल। भारी जल क्या होता है? बेरियम ऑक्साइड। तो भारी जल के रूप में हम प्रयोग में लाते हैं बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड या ग्रेफाइट। तो यहां पे जो मंदक है, ये जो मंदक है जो इसके अंदर है, यहां पे ये मंदक, जिसमें क्या करते हैं हम लोग? भारी जल बेरिलियम ऑक्साइड या ग्रेफाइट क्या करते हैं वहां पे अंदर में पूरी तरीके से उसमें हम भर देते हैं। और ये जो भारी जल है बेरिलियम ऑक्साइड ग्रेफाइट, ये क्या करता है? ये जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन जो वहां पे ईंधन छड़ों से, ये ईंधन छड़ है आपका, यहां से नाभिकीय विखंडन होगा, यहां से न्यूट्रॉन निकलेंगे तो उनके वेग को मंद करेगा, मंद करने के काम में आता है। तो न्यूट्रॉनिक के वेग को मंद करता है कौन? मंदक। नाम से स्पष्ट है मंदक मतलब मंद करना।
तो जो न्यूट्रॉन जो निकल रहे हैं उसको क्या करता है, ये उनके वेग को मंद करता है। तो पहला जो आपका है वो ईंधन छड़े हैं, जहां से आप ईंधन प्रयोग में लाते हैं यूरेनियम और प्लूटोनियम। दूसरा है मंदक। मंदक में क्या कर रहे हैं आप, न्यूट्रॉनों को वेग को क्या करते हैं, मंद करते हैं। किसके माध्यम से, बेरिलियम ऑक्साइड और ग्रेफाइट के माध्यम से। तीसरा जो इसका मुख्य भाग है वो है नियंत्रक। तीसरा जो है नियंत्रक। नियंत्रक मतलब क्या करना, नियंत्रित करना। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि 3 जो न्यूट्रॉन हैं उनमें से 2 न्यूट्रॉनों को क्या कराना है, अवशोषित कराना है। तो अवशोषित कराना ही क्या है, नियंत्रक है। तो नियंत्रक किसके माध्यम से होगा, अवशोषक क्षणों के माध्यम से होगा। तो यहां से इस यूरेनियम ईंधन जो है यूरेनियम, इनसे विखंडन से 3 न्यूट्रॉन मुक्त होंगे। उन 3 न्यूट्रॉनों में से 2 न्यूट्रॉनों को इन अवशोषक क्षणों के माध्यम से क्या कर लिया जाएगा, अवशोषित कर लिया जाएगा। उन 2 अतिरिक्त न्यूट्रॉनों का अवशोषण कर लिया जाएगा और शेष 1 न्यूट्रॉन ही ऊर्जा के लिए उत्तरदायी होगा। तो इन अवशोषक क्षणों के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं। इसलिए जो नाभिकीय रिएक्टर है इसमें हम कौन सी अभिक्रिया होती है, सीमित या नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो हम इन अवशोषक क्षणों के माध्यम से न्यूट्रॉनों को क्या कर रहे हैं, अवशोषित कर रहे हैं, जिससे अभिक्रिया जो है, श्रृंखला जो अभिक्रिया है वो नियंत्रित हो जाएगी। तो तीसरा जो है हमारा मुख्य भाग जिसे हम नियंत्रक कहते हैं, नियंत्रक जो होती है अवशोषक क्षणें होती हैं और ये अवशोषक क्षणें कैडमियम की छड़ से बनी होती है, कैडमियम से बनी होती है अवशोषक क्षणें कैडमियम। तो ये जो अवशोषक क्षणें हैं कैडमियम की छड़ होती हैं, जो कि न्यूट्रॉनों का अवशोषण करती हैं। तो नियंत्रक के रूप में हम कैडमियम की छड़ें प्रयोग में लाते हैं। ये जो 2 छड़ें हैं ये कैडमियम से बनी हुई होती हैं और यह न्यूट्रॉनों का अवशोषण करती है और जो क्रिया की दर है उसे ये नियंत्रित करती है। तो ये अवशोषक क्षणों के माध्यम से इनका न्यूट्रॉनों का अवशोषण कर लिया जाता है। चौथा जो इसका मुख्य भाग है वो है शीतलक। चौथा जो भाग है वो शीतलक। शीतलक मतलब ठंडा मतलब जल। तो जल जो है वह शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो ये यहाँ पे जो हम अंदर में इसमें हम जल भरा हुआ है और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे नली है। इन नलियों में जब ये जल का जब प्रवाह होगा, जल जब इनके अंदर प्रवेश करेगा तो ये जो नाभिक जो ईंधन है, ईंधन से यहाँ की जो ऊर्जा है वो इस नली, इस पंप के माध्यम से आगे जाएगी। तो इन नलियों में जब ऊर्जा, मुक्त ऊर्जा आगे की ओर जाएगी, इन जल के द्वारा इन गर्म ऊर्जा, जो गर्म है ऊर्जा, वह किस में बदल जाएगी, वाष्प में, भाप में बदल जाएगी। और यह ऊपर की ओर उड़ते हुए जो ऊपरी हिस्से पर यहाँ पे क्या शेष रहेगा, भाप। और यह भाप आगे की ओर जाएगी और आगे की ओर जाने के पश्चात ये जो आपका टरबाइन है, टरबाइन को उस भाप में क्या होगी, ऊर्जा, उस ऊर्जा के द्वारा इस टरबाइन का क्या होगा, घूमना प्रारंभ हो जाएगा। जब टरबाइन घूमेगा तो टरबाइन का जो संबंध है वो होता है जनरेटर से, और जो ऊर्जा है तो वह जो ऊर्जा है, भाप जो यहां से गई, भाप के द्वारा जो उष्मा की जो ऊर्जा है, उष्मा ऊर्जा
इस टरबाइन के माध्यम से, इस जनरेटर के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा और उस विद्युत ऊर्जा का हम उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से चौथा जो है वह है शीतलक, और शीतलक के रूप में हम जल का प्रयोग करते हैं। शीतलक के रूप में हम जल का प्रयोग करते हैं और यह वाष्प में परिवर्तित होता है। वाष्प में क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा और टरबाइन को क्या करता है, यह घुमाता है। तो टरबाइन के द्वारा हम विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसके पश्चात पांचवा जो मुख्य है वह है परिरक्षक। परिरक्षक पांचवा मुख्य भाग है परिरक्षक। परिरक्षक जो होता है, नाम से स्पष्ट है, परिरक्षक। रक्षक मतलब रक्षा करने वाला। तो इस आंतरिक संरचना में आप देख रहे हैं कि यूरेनियम की छड़ें हैं, अवशोषक छड़ें कैडमियम से बनी हुई हैं। इनके अंदर में मंदक के रूप में हम भारी जल का उपयोग कर रहे हैं, बेरिलियम ऑक्साइड तथा ग्रेफाइट का हम उपयोग कर रहे हैं। तो ये जो है काफी खतरनाक है। जब यूरेनियम में नाभिकीय विखंडन होता है तो वहां पे अदृश्य गामा किरणें भी उत्पन्न होती हैं। आपने पढ़ा है कि गामा किरणें भी कई प्रकार के विकिरण उत्पन्न होती हैं। तो ये विकिरण जो है इस जो आंतरिक संरचना है इससे बाहर ना आ जाए, बाहर ना प्रवेश कर पाए, उसके लिए इनकी चारों ओर, इसके चारों ओर कंक्रीट की मोटी दीवार, कंक्रीट की क्या करते हैं हम, मोटी दीवार बना देते हैं, जिससे इसकी जो विकिरण है, इसके अंदर जो विकिरण है वो इन मोटी दीवारों को पार करके बाहर की ओर ना आ सके। तो परिरक्षक के रूप में हम कंक्रीट की मोटी दीवार बना देते हैं। तो परिरक्षक क्या है, कंक्रीट की मोटी दीवार। कंक्रीट की मोटी दीवार ही क्या है, आपका परिरक्षक है, जो कि हानिकारक विकिरणों को बाहर आने से रोकता है। हानिकारक विकिरणों को रोकता है। तो ये इसका कार्य है परिरक्षक, जो कि कंक्रीट की मोटी दीवार ही परिरक्षक कहलाती है और यह हानिकारक विकिरणों को बाहर आने से रोकता है। तो इस प्रकार से नाभिकीय जो रिएक्टर है वह सीमित नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है, जिसे हम इनके माध्यम से संपन्न कराते हैं और इनकी जो ऊर्जा है उसका उपयोग हम जनरेटर के माध्यम से विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त करते हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर में मुख्य भाग आप याद रखिए, पहला ईंधन छड़ें जो कि यूरेनियम या प्लूटोनियम से बनी होती हैं और यह इस नाभिकीय रिएक्टर के लिए ईंधन का कार्य करती हैं। दूसरा मंदक जो होता है वो भारी जल बेरिलियम ऑक्साइड तथा ग्रेफाइट से बना होता है और जो कि न्यूट्रॉनों के वेग को क्या करता है, मंद करता है। तीसरा जो है वो अवशोषक छड़ें हैं। अवशोषक छड़ें या हम उसे नियंत्रक भी कहते हैं, जो कि कैडमियम की छड़ होती है और अतिरिक्त जो न्यूट्रॉन है उनको इनके द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। इसके पश्चात चौथा जो है वो है आपका शीतलक। शीतलक के रूप में जल का उपयोग किया जाता है और जल जो है वो वाष्प में परिवर्तित होता है, भाप में परिवर्तित होकर टरबाइन को घुमाने के लिए उत्तरदायी होता है और विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। और पांचवा जो मुख्य है परिरक्षक, इस पूरी जो नाभिकीय रिएक्टर है इसके अंदर जो विकिरण है, हानिकारक विकिरण, उनको कंक्रीट की मोटी दीवार बनाकर रोक दिया जाता है और विकिरण जो है, हानिकारक विकिरण बाहर की ओर नहीं आ पाती है। तो ये आपका नाभिकीय रिएक्टर की संरचना, उनके मुख्य भाग तथा उनके कार्य हुए।
भारत में जो नाभिकीय रिएक्टर है, भारत में नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण किया गया है भाभा परमाणु शोध केंद्र, भाभा परमाणु शोध केंद्र जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। तो नाभिकीय रिएक्टर का जो निर्माण है भारत में भाभा परमाणु शोध केंद्र कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। तो आप याद रखिए। नाभिकीय रिएक्टर जो है भारत में कहाँ है बताया मैंने? भाभा परमाणु कौन सा केंद्र? भाभा परमाणु शोध केंद्र। कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र। ये नाभिकीय रिएक्टर भारत में भाभा परमाणु शोध केंद्र मुंबई महाराष्ट्र में। अब परमाणु शक्ति केंद्रों का भी निर्माण किया गया है। परमाणु शक्ति केंद्र, जैसा आप जानते हैं परमाणु बम का हम निर्माण करते हैं, तो उनके लिए हम परमाणु शक्ति संयंत्र बोलना चाहिए, संयंत्र का निर्माण किया गया है, परमाणु शक्ति संयंत्र। अब ये कहां कहां पर किया गया है? तो पहला जो है वो तारापुर परमाणु शक्ति संयंत्र, तारापुर परमाणु शक्ति संयंत्र, इसका जो निर्माण है वो मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है, मुंबई महाराष्ट्र। दूसरा राजस्थान परमाणु शक्ति संयंत्र जो कि कोटा राजस्थान में है। कोटा राजस्थान। इसके अतिरिक्त तीसरा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, यह है कलपक्कम, और यह जो है वो तमिलनाडु में। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे हैं, जैसे नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र, जो कि है नरोरा उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रकार से परमाणु शक्ति संयंत्र का भी निर्माण किया गया है।
मुख्य रूप से 4 तारापुर परमाणु शक्ति संयंत्र मुंबई महाराष्ट्र में है, राजस्थान परमाणु शक्ति संयंत्र कोटा राजस्थान में है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो कि कलपक्कम तमिलनाडु में है, नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र जो कि नरोरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो भारत में नाभिकीय रिएक्टर भाभा परमाणु शोध केंद्र मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसको आप याद रखेंगे। और परमाणु शक्ति संयंत्र निम्न प्रकार से 4 आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। अब आगे हम बढ़ते हैं। नाभिकीय ऊर्जा में पहला हमने पढ़ा नाभिकीय विखंडन के बारे में। दूसरा प्रकार है नाभिकीय ऊर्जा का नाभिकीय संलयन, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। दूसरा इसका जो प्रकार है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन की जो क्रिया होती है किसमें? सूर्य की ऊर्जा उत्पत्ति में आप पढ़ चुके हैं। तो दूसरी जो क्रिया होती है नाभिकीय ऊर्जा की वो है नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन में होता क्या है आप देख चुके हैं कि उच्च ताप उच्च दाब पर 2 हल्के नाभिक, उच्च ताप तथा उच्च दाब पर 2 हल्के नाभिक संलयित होकर एक क्या करते हैं? भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। और भारी नाभिक के निर्माण के साथ अत्यधिक ऊर्जा क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। और ये है नाभिकीय संलयन। तो आपने देखा था पूर्व में भी कि हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन जो है ड्यूटेरियम का निर्माण करते हैं। और 2 ड्यूटेरियम को यदि हम लें और उनमें हम नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया कराएं, नाभिकीय संलयन की क्रिया कराएं तो क्या क्या बनता था? हीलियम और साथ में क्या होती थी? ऊर्जा उत्पन्न होती थी। और यह ऊर्जा जो है लगभग 21.6 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास उत्पन्न होती है। और ये नाभिकीय संलयन की जो अभिक्रिया है वो अनियंत्रित अभिक्रिया है। तो हमने ड्यूटेरियम के 2 नाभिक लिए, उन नाभिकों को क्या किए? नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया कराए। तो किसमें परिवर्तित हुआ? वो हीलियम में परिवर्तित होता है और साथ में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और यह जो है वो एक क्या है? अनियंत्रित अभिक्रिया है। सूर्य जो है उनमें ऊर्जा उत्पत्ति का जो कारण है, सूर्य में नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया यदि हमको कराना है तो अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है। यदि हम ड्यूटेरियम का 1 ग्राम, ड्यूटेरियम जो ये ड्यूटेरियम हम इसमें उपयोग में लाते हैं परमाणु, तो ड्यूटेरियम जो है उसका 1 ग्राम संलयन से जो प्राप्त ऊर्जा होगी, इस ड्यूटेरियम, ये ड्यूटेरियम है हमारा, इससे 1 ग्राम से जो ऊर्जा प्राप्त होगी, यदि हम उसके स्थान पर कोयला लें, कोयला, तो कोयला जो है 6 से 10 किलोग्राम यदि हम उपयोग में लाएं और उसको वायु में जलाएं और उससे जलाने से जो प्राप्त ऊर्जा होगी उससे काफी अधिक ऊर्जा ड्यूटेरियम से प्राप्त ऊर्जा की होगी। तो ड्यूटेरियम जो है वो एक अच्छा ऊर्जा का स्रोत है।
हम ड्यूटेरियम को भारी नाभिक, ड्यूटेरियम के 2 हल्के नाभिक हैं, उनसे एक भारी नाभिक हीलियम, और उससे ऊर्जा का निर्माण करते हैं और उस ऊर्जा का हम उपयोग कर सकते हैं। तो नाभिकीय संलयन में 2 हल्के नाभिकों का संयुक्त होकर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया से हीलियम बनाना और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करना नाभिकीय संलयन कहलाता है। अब जो नाभिकीय ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा में 2 प्रकार का पढ़े आप, नाभिकीय विखंडन और दूसरा नाभिकीय संलयन, 2 आप पढ़े। तो नाभिकीय जो ऊर्जा है उसके क्या लाभ हैं? तो नाभिकीय ऊर्जा के लाभ हम देखते हैं। नाभिकीय ऊर्जा के लाभ क्या क्या लाभ हैं? पहला क्या लाभ हो सकता है? नाभिकीय ऊर्जा में हम कौन सा पदार्थ उपयोग में लाते हैं? कौन सा? यूरेनियम। तो यूरेनियम जो कि हम 235 यूरेनियम 235 जो उपयोग में लाते हैं, उसकी यदि हम छोटी सी मात्रा लें, छोटे सा मात्रा 1 ग्राम अभी हमने देखा, तो छोटी मात्रा में हम क्या कर रहे हैं? अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो नाभिकीय ऊर्जा के लाभ में हम यूरेनियम 235 यदि लें, तो यूरेनियम 235 की छोटी सी मात्रा से, यूरेनियम 235 की छोटी मात्रा से अत्यधिक ऊर्जा हम उत्पन्न करते हैं। तो हम पहला लाभ कहेंगे कि यूरेनियम 235 की छोटी मात्रा से अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। और क्या हो सकता है? यूरेनियम जो है हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो यूरेनियम हमारे पास क्या है? पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। यूरेनियम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जिसका हम उपयोग सदैव नाभिकीय ऊर्जा में कर सकते हैं। तो नाभिकीय ऊर्जा के लिए सदैव उपलब्ध है। तो यूरेनियम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। नाभिकीय ऊर्जा सदैव मिल सकती है। तो ये हमारा हो गया दूसरा लाभ। तीसरा लाभ क्या हो सकता है? तीसरा लाभ, नाभिकीय जब हम विखंडन कराते हैं, तो नाभिकीय विखंडन जो है इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी क्या? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी? नहीं। तो नाभिकीय विखंडन क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। नाभिकीय विखंडन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अब क्या क्या हानियां हो सकती हैं? ये तो लाभ हुए। हानियों पर यदि हम विचार करें तो क्या क्या हानियां हो सकती है? इनसे क्या निकलते हैं? हानिकारक कौन निकलता है? विकिरण। तो इनसे रेडियो एक्टिव पदार्थ, जिसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिव उत्पाद उत्पन्न होता है।
तो इसमें हानियां ये है कि रेडियो एक्टिव उत्पाद उत्पन्न होता है जो कि पर्यावरण को क्या करता है, प्रदूषित करता है, जिससे क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषित। और क्या हो सकता है, जो विकिरण है वो क्या है, हानिकारक है। तो जो विकिरण है वो मानव शरीर की जो कोशिकाएं हैं, विकिरण कैसा है, हानिकारक है। यह जो होता है मानव शरीर की कोशिकाओं को क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है। तो ये हमारा हानि है। और जो नाभिकीय अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो नाभिकीय अपशिष्ट पदार्थ हैं वो पर्यावरण को हानि पहुंचाती है। नाभिकीय अपशिष्ट पदार्थ पर्यावरण को हानि पहुंचाती हैं। तो इस प्रकार से ये हानियां हैं कि रेडियो एक्टिव उत्पाद उत्पन्न होता है जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। विकिरण जो है हानिकारक है, मानव के शरीर की कोशिकाओं को नष्ट कर सकते हैं। नाभिकीय अपशिष्ट पदार्थ पर्यावरण को हानि पहुंचाता है, उससे जो अपशिष्ट पदार्थ है वह भी पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। अब इसके पश्चात इन ऊर्जा के विभिन्न जो रूप हैं, विभिन्न स्रोत हैं, इनके लिए कार्य करने वाली एक संस्था है जिसका नाम है क्रेडा। क्रेडा के बारे में हम देखते हैं कि उनके द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है। क्रेडा जो है वह छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास का संक्षिप्त रूप है। तो ये जो क्रेडा जो शब्द है वो छत्तीसगढ़ राज्य, छ का मतलब क्या होता है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास का संक्षिप्त रूप क्रेडा है। और यह छत्तीसगढ़ शासन के ऊर्जा विभाग का उपक्रम है। छत्तीसगढ़ शासन ऊर्जा विभाग का उपक्रम है। कौन, क्रेडा। और यह क्रेडा जो है वो विभिन्न उद्देश्यों पर कार्य करता है। पहला जो है इनका उद्देश्य है ऊर्जा का संरक्षण करना, ऊर्जा का संरक्षण करना। ऊर्जा का संरक्षण करने से तात्पर्य जो ऊर्जा स्रोत हैं उनका आप उचित उपयोग करें और ऊर्जा की बचत कर सकें। तो इनका पहला उद्देश्य है ऊर्जा का संरक्षण करना और दूसरा पर्यावरण हितैषी बनाना। पर्यावरण हितैषी, तो पर्यावरण हितैषी हम किस रूप में बना सकते हैं, सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, बायोगैस आदि का उपयोग करके। इस प्रकार से आपका जो यह अध्याय है 6 ऊर्जा के विभिन्न रूप, ऊर्जा के स्रोतों का आपने अध्ययन किया। धन्यवाद।